हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इंटरस्टेलर। ये मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और साथ ही में एक बारी देखने पर समझ में भी नहीं आती है, इसलिए इसको समझने के लिए कई बारी देखना पड़ता है। तो इस मूवी को थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किस बारे में है। इस मूवी की कहानी फ्यूचरिस्टिक दिखाई गई है, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके आगे का टाइम दिखाया गया है, यानी कि कुछ 100 साल बाद का टाइम, जब इंसानों का अस्तित्व कुछ हद तक खत्म होने को आ गया है। नासा के वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हैं कि अर्थ को छोड़कर किसी और प्लैनेट पे शायद लाइफ मिल पाए और वहां वो रहने लायक जगह ढूंढ सकें, और इसी काम के लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा क्रेडिट, यानी कि उनके द्वारा समझाई गई कुछ चीज़ों के बारे में समझाया गया है, जैसे कि ब्लैक होल, वार्म होल, टाइम डायलेशन जैसे फेनोमेनन को दर्शाने की कोशिश की गई है, जिनमें से साइंटिस्ट कुछ चीज़ें ढूंढ चुके हैं, जैसे कि ब्लैक होल और टाइम डायलेशन जैसी चीज़ें। तो ये था इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर अब आम सी बात हो गई है आंधी और तूफान का डेली आना। इसी वजह से फसल उगाना एक चुनौती भरा काम बन चुका है और इसी के जरिए काफी पेड़ पौधे भी मर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जीवन मुश्किल है, और अगर पृथ्वी वासियों ने जल्द से जल्द दूसरा हैबिटेबल प्लैनेट नहीं ढूंढा, इसी पृथ्वी पर पूरे जीवन जाति का अंत हो जाएगा। और अब दिखाया जाता है इस मूवी के मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है कूपर, और इसी कैरेक्टर के चारों तरफ पूरी मूवी का प्लॉट घूमता है, जो कि नासा में एक पायलट रह चुका है, पर अब वो नासा में काम नहीं करता और उस प्रोफेशन को छोड़ के वो अब खेती करता है। और इसका रीजन ये है क्योंकि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं है, बल्कि किसानों की जरूरत है, क्योंकि अब पूरी दुनिया भूख से जूझ रही है और धरती पर 7 साल पहले ही गेहूं उगना बंद हो गया है और कुछ अन्य जरूरी अनाज की भी उपज बंद हो गई है। जहाँ कूपर के 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से उसकी बेटी का नाम होता है मॉर्फ, जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और साइंस में काफी ज्यादा रुचि रखती है, और बेटा टॉम, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, और साथ ही साथ में इनके साथ कूपर के ससुर भी रहते हैं। अब दिखाया जाता है जहाँ पर कूपर के घर में एक लाइब्रेरी होती है, यानी कि एक कमरा होता है जो कि किताबों से भरा होता है, और वहीं पर कुछ किताबें खुद से गिरती रहती हैं। और इसी चीज को देखकर मॉर्फ अपने पिता को कई बार बोल चुकी है कि इस कमरे में शायद कोई भूत है, और मॉर्फ ये भी बोलती है कि शायद वो भूत आप ही हैं। जहाँ कूपर इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता और मर्फ को समझाता है कि ये सब नॉनसेंस है और नॉन साइंटिफिक बातें हैं। हाँ, मर्फ इसका जवाब देती है कि आप इन्हें बताया है कि विज्ञान का मतलब उन बातों को एक्सेप्ट करना होता है जिनको हम समझ नहीं पाते, जिस पर कूपर अपनी बेटी को बोलता है कि इन बातों को तुमको समझना है, ना कि उससे डरना है, और उसको इन चीज़ों के बारे में ही बोलता है कि इनको ऑब्जर्व करो और समझो, और उसके बाद दोबारा से मुझे बताओ। अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर तूफान आता है, और इसी टाइम पर कूपर विंडो बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसे मर्फ के कमरे में धूल से बना हुआ एक पैटर्न नजर आता है, जहाँ वो इसे सुलझाने के लिए पूरी रात लगा देता है, और जिसको देख के उसकी बेटी मर्फ उसे पूछती है कि आप पूरी रात जगे रहे इसको सुलझाने के लिए। तो वो अपनी बेटी को बताता है कि ये कोई भूत का काम नहीं है, ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। फिर वो एक सिक्का उछालता है जो कि सीधा उन मिट्टी से बनी लाइंस पे गिरता है। हाँ, कूपर अपनी बेटी को बताता है कि ये एक मैसेज है जो कि बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। ये एक लैंग्वेज होती है जो कि सिर्फ 0 और 1 को ही समझती है, या फिर बोलें तो 0 और 1 के जरिए ही लिखी जाती है, जैसे कि हम हिंदी को हिंदी के रूप में देखते हैं, क ख ग के नाम से देखते हैं। उसी तरह से बाइनरी कोड लैंग्वेज होती है जिसमें कि सिर्फ 2 ही अक्षर यूज होते हैं, 0 और 1, और इसी के जरिए कंप्यूटर में भी चीज़ें चलती हैं, और बाइनरी कोड के थ्रू ही कंप्यूटर भी समझ पाता है कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं, जिसको वो आगे भेजता है और समझता है। और फिर जब वो इस बाइनरी कोड से बनाए गए पैटर्न को समझ लेता है, तो ये बताता है कि इसके द्वारा कोई लोकेशन भेजी गई है, जो कि एक नासा के सीक्रेट बेस की होती है। लेकिन वो कौन है और वो ऐसे कैसे कर पा रहा है, ये हमें आगे पता लगेगा। अब उस लोकेशन को पाकर कूपर और उसकी बेटी मर्फ उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, और यहाँ जब कूपर उस जगह पर अंदर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी पकड़ लेती है, और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ कर रहा होता है, और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एमिली होता है, और जो कि एक साइंटिस्ट होती है। अब एमिली कूपर को अपने साथ एक रूम में लेके जाती है, और यहीं पर कूपर पाता है कि उसकी बेटी यहाँ पर बैठी हुई है और कुछ लोग भी बैठे होते हैं, और यहाँ पर 2 लोगों में से एक एमिली के पिता होते हैं, जिनका नाम होता है प्रोफेसर ब्रैंड। कूपर ऑलरेडी नासा में काम कर चुका था और इसलिए ही वो प्रोफेसर ब्रैंड को पहले से ही जानता था। हाँ, प्रोफेसर ब्रैंड कूपर से पूछते हैं कि तुमको इस जगह का कैसे पता लगा,
जबकि ये जगह बहुत ही खुफिया जगह है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। जहाँ कूपर बोलता है कि इस जगह के बारे में मुझे कैसे पता लगा, ये एक इत्तेफाक नहीं है, मगर ये कोई साइंटिफिक भी नहीं है कि मुझे इस जगह का कैसे पता लगा। और वहीं उसकी बेटी बोलती है कि हमको इस जगह का ग्रेविटी के थ्रू पता लगा, और बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आता। और साथ ही साथ में कूपर ये भी बोलता है कि आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मुझे और मेरी बेटी को कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ से इजीली जाने दोगे। अब प्रोफेसर ब्रैंड हंसते हैं और साथ साथ में बोलते हैं कि तुमको हमारे काम के बारे में ही नहीं पता, मगर इस लोकेशन का पता लगा। तो वो बताते हैं कि हम नासा के लिए काम करते हैं, मगर कूपर के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें 10 साल पहले ही बंद हो चुकी हैं। जितने भी साइंस प्रोजेक्ट है सब ऑलरेडी बंद हो चुके थे। इस पर प्रोफेसर ब्रैंड यही बोलते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन अभी भी चलती है और ये दुनिया के लिए खत्म हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में खाने की परेशानी शुरू हो गई है। और अगर नासा के बारे में लोगों को पता लगेगा तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ ये इन प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं और इस चीज़ को लोग पचा नहीं पाएंगे। जहाँ प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को ये बताते हैं कि पृथ्वी अब बहुत ज़्यादा खतरे में है, जहाँ पहले ही कुछ फसलें खत्म हो चुकी हैं और आगे आने वाले टाइम में भी बची कुची फसलें भी खत्म हो जाएंगी, और धरती में ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है आगे जाके। जिस पर कूपर इसके लिए पूछता है कि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। जहाँ प्रोफेसर ब्रैंड बोलते हैं कि हमको धरती को नहीं बचाना बल्कि इसको छोड़ के जाना होगा, और साथ ही साथ में ये भी बोलते हैं कि हमें दूसरे अर्थ को ढूंढना पड़ेगा। जहाँ नासा ने ऑलरेडी पहले ही 12 एस्ट्रोनॉट को वर्म होल के पार अलग अलग ग्रहों को ढूंढने के लिए भेजा है, और अगर उनको कोई भी ग्रेविटेशनल प्लैनेट मिलता है तो उनको वहां से सिग्नल भेजना है। और जिन 12 एस्ट्रोनॉट्स को इस रिसर्च पे भेजा गया था उनमें से सिर्फ 3 से ही सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, और जिन तीनों से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं जो वो प्लेनेट पे वो लोग हैं वो एक ब्लैक होल के करीब है। प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं कि हम मानवों की मदद कोई एडवांस सिविलाइजेशन कर रही है, ये बिल्कुल अननोन है, और इसीलिए उन्होंने 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वर्म होल बनाया है। इसके जरिए हम उन प्लैनेट्स तक पहुंच सकते हैं जिन 3 प्लैनेट से हमको सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। और जो सैटर्न यानी शनि ग्रह के नजदीक जो वर्म होल खुला है उसके जरिए हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम रखा गया है मिल्की वे, इसमें करोड़ों अरबों ग्रह हैं, और उसी तरह ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सीज हैं, और इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। इसी के लिए हमको समझना पड़ेगा कि वर्म होल एक्चुअली में होता क्या है, और इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि अगर किसी इंसान को पहाड़ के उस तरफ जाना हो तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाएगा, और उसी वजह से अगर कई सारे इंसानों को एक साथ ट्रैवल करना हो तो पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनाई गई है। यानी कि आप ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं कि ट्रेन को चलने के लिए गुफा बनाई जाती है जो कि पहाड़ों के अंदर से निकलती है, और पहाड़ों पे चढ़कर दूसरी तरफ उतरने से ज्यादा तेज ट्रेन से हम पहुंच जाते हैं उस गुफा के जरिए। और इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक स्पेस में वर्म होल भी इसी तरह काम करता है, तो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाने में मदद करता है, और आप उसको शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रेवल भी करा जा सकता है। और जिन 3 ग्रहों से संपर्क हो रहा है यानी कि जहाँ से सिग्नल मिल रहे हैं उसी के लिए कुछ टीम बनाई जा रही है ताकि हम उनको उन तीनों ग्रहों पर उन टीम्स को बनाकर भेज सकें। ये सब प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं। और अगर उन तीनों प्लैनेट में से कोई भी एक प्लैनेट ऐसा है जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं तो प्रोफेसर ब्रैंड के पास उससे रिलेटेड एक प्लान है। फिर प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बोलते हैं जो हम टीम बना रहे हैं जिन 3 प्लैनेट से सिग्नल आए हैं उस तरफ जाने के लिए, कूपर को ऑफर करते हैं कि तुमको भी उन एस्ट्रोनॉट्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए और उनके साथ जाना चाहिए ताकि तुम उन तीनों प्लैनेट्स को चेक कर सको कि कौन सा रहने लायक है और हमको बता सको। जिस पर कूपर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है क्योंकि पृथ्वी की हालत बहुत ही खराब होती है और आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए कूपर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता। और यहाँ पर कूपर को स्पेस में जाने के लिए कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेस में जाके आ चुका है। और जो ये टीम रहेगी कुल मिला के 4 एस्ट्रोनॉट्स की रहेगी, और जो कि इस एंडोरेंस नाम के यान की मदद से, जिसके थ्रू पहले भी कुछ एस्ट्रोनॉट्स वर्म होल के थ्रू गए थे, और इसी तरह इनको भी उसी एंडोरेंस यान की मदद से दूसरी गैलेक्सी में जाने का रास्ता मिलेगा अपनी फ्लाइंग शटल को कनेक्ट करके। और अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है और इन तीनों प्लैनेट में से कोई एक प्लैनेट मिल जाता है, सूटेबल प्लैनेट जहाँ पर लोग रह सकते हैं, तो प्रोफेसर ब्रैंड के पास 2 प्लान होते हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में प्रोफेसर ब्रैंड के पास आइडिया होता है जहाँ पर वो सालों से एक इक्वेशन पे काम कर रहे हैं जो कि अगर सॉल्व हो जाएगी तो उसके जरिए वो ग्रेविटी पे कंट्रोल पा सकते हैं, जिससे वो बड़े बड़े मिसाइल स्टेशन को पृथ्वी से इजीली बाहर निकाल सकते हैं लोगों को उनमें बिठाकर, और वर्म होल के थ्रू उस प्लैनेट तक पहुंच सकते हैं जिससे कि मानव जाति को एक नया घर मिल जाएगा। और प्लान बी होता है
कि अगर उन तीनों प्लैनेट में से कोई भी एक प्लैनेट हैबिटेबल हो तो फिर नासा की मदद से 5000 फ्रोजन ह्यूमन एम्ब्रायंस को वार्म होल के थ्रू उस हैबिटेबल प्लैनेट तक पहुंचाया जाएगा, जिससे अगर इस पृथ्वी पर मानव जाति का खात्मा होता है तो दूसरी जगह पर मानव जाति का अस्तित्व बना रहेगा। फिर बताया जाता है कि ये टीम किन किन की बनेगी, जिसमें कि पहली मेंबर होती है खुद एमिली और ग्रुप का दूसरा मेंबर होता है ड्वेल, जो कि एक ज्योग्राफर है और साथ ही साथ में एक एस्ट्रोनॉट भी होता है। और तीसरे मेंबर का नाम होता है रोमिली, जो कि एक फिजिसिस्ट है और साथ ही साथ में एक एस्ट्रोनॉट भी होता है। और ग्रुप का फोर्थ मेंबर होता है कूपर। अब कूपर के इस मिशन को हाँ कहने के बाद उसकी बेटी मर्फ उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसके फादर उस मिशन पे गए तो वो शायद दोबारा उनसे कभी ना मिल पाए। और साथ ही साथ में मर्फ ये भी जानती थी कि वार्म होल के उस तरफ समय काफी धीमा हो जाएगा, इसमें वो खुद तो बड़ी हो जाएगी मगर उसके फादर उतनी ही एज में रह जाएंगे और शायद वो उनके आने से पहले ही ना रहे। और इसी बात को कूपर को खुद भी पता होता है, तो वो इसी चीज को शांत करने के लिए उसको एक घड़ी देता है। वो कहता है कि जब वो वापस आएगा तो इस घड़ी को मैच करके हम दोनों अपने अपने समय का कंपैरिजन करेंगे। और आपको याद होगा कि कूपर ने अपनी बेटी को बोला था कि अगर उस रूम में जहाँ पर की बुक्स गिरा करती थी वहां पर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है दोबारा से तो उसको नोटिस करे, उसको ऑब्जर्व करे। तो मर्फ जैसा कि काफी इंटेलिजेंट होती है, इस चीज पर यह रिजल्ट निकालती है कि कोई ग्रेविटी के जरिए उसको मैसेज देना चाह रहा है, और जो मैसेज काफी मुश्किल होता है डिकोड करने में, मगर वो उसको डिकोड कर लेती है, सुलझा लेती है। और उसको जब वो सुलझाती है तो उससे बनता है स्टे, जिसको वो बुक में लिख लेती है। यानी कि वो कूपर को रुकने के लिए बोल रही होती है, मगर कूपर मर्फ के ना चाहते हुए भी उस प्रोग्राम के लिए निकल जाता है। और इन चारों एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक एडवांस रॉबोट भी होता है जिसका नाम होता है अर्थ। और अब ये अपने फ्लाइंग शटल को इजीली एंडोरेंस से कनेक्ट कर लेते हैं, और अब इनको एक और एडवांस रोबोट मिल जाता है जो कि ऑलरेडी एंडोरेंस के अंदर ही होता है, और इस रोबोट का नाम होता है किस। अब ये सभी एक वार्म होल को पार करते हैं। अब जब वो इस वार्म होल के जरिए दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच जाते हैं तो वो एक ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है गारगेंडुआ। और इसी ब्लैक होल के पास वो तीनों प्लैनेट्स होते हैं जहाँ से उनको सिग्नल रिसीव हुए थे। और ये तीनों ही प्लैनेट जहाँ से उनको सिग्नल मिले थे ये ब्लैक होल का इस तरह से चक्कर लगाते हैं जैसे कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब जिस प्लैनेट के पास ये पहुंचते हैं, जो कि सबसे करीब प्लैनेट है इनके स्पेसशिप के, उसका नाम होता है मिलर प्लैनेट। इसमें दिक्कत ये होती है कि जिस प्लैनेट पे ये लोग जाने के लिए प्लान करते हैं ये प्लैनेट ब्लैक होल के पास भी सबसे नजदीक होता है, जहाँ पर प्लैनेट पे जाने के बाद अगर वो यहाँ पर 1 घंटा बिताते हैं तो ये पृथ्वी के टाइम से कंपेयर करा जाए, जो कि यहाँ पर बिताए 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। यानी कि अगर कोई यहाँ पर बैठकर 1 घंटा टाइम पास कर ले तो पृथ्वी पे उतने में ही 7 साल बीत चुके होंगे। तो अब कूपर, रोयल और एमिली इस प्लेनेट पर जाने का फैसला करते हैं। वहीं रोमिल शिप में रुकने का फैसला लेता है, जो कि यहाँ पर बैठकर ब्लैक होल का निरीक्षण करेगा। इसके इर्द गिर्द वो तीनों प्लैनेट्स ही घूम रहे हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करा गया है टाइम डायलेशन का, जिसको बताया गया था आइंस्टाइन के द्वारा। तो हम टाइम डायलेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर किसी या स्टार की ग्रेविटी हमारे अर्थ से ज़्यादा है, या फिर हम किसी ऐसे स्पेसशिप में बैठे हुए हैं जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो, तो इस केस में समय हमारे लिए बहुत ही धीमा हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि स्पेस जो कि हमारे आसपास होता है, या फिर हम इसे एक प्लैनेट मान लेते हैं, तो ये प्लैनेट स्पेस टाइम को जितना कर्व करेगा उसमें टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। अब क्योंकि ब्लैक होल स्पेस टाइम को इनफाइनेटली कर्व करता है, तो यहाँ पर समय बहुत ही ज्यादा धीमा गुजरेगा, और जो भी प्लैनेट्स इस ब्लैक होल के पास होंगे उन सब में ही टाइम बहुत ही धीमा गुजरेगा। और क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो प्लैनेट मौजूद हैं उनकी ग्रेविटी पृथ्वी से काफी ज्यादा भारी होगी। अब क्योंकि ये प्लैनेट्स ब्लैक होल के पास हैं तो इनमें ग्रेविटी का फोर्स पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा भारी होगा, और इसी वजह से यहाँ पर टाइम अलग ही मोड में चलता है, या फिर बहुत ज्यादा स्लो चलता है पृथ्वी के अकॉर्डिंग। अब जब ये लोग उस प्लैनेट पे उतरते हैं, यानी कि मिलर प्लैनेट पे, तो उसमें ये लोग पाते हैं कि चारों तरफ पानी पानी होता है और पानी के अलावा कुछ नहीं होता। और साथ ही साथ इस प्लैनेट पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है, तो इसी वजह से ये मानवों के लायक जगह नहीं है। अब इस प्लैनेट का नाम मिलर क्यों पड़ा था? क्योंकि मिलर नाम का एस्ट्रोनॉट यहाँ पर सबसे पहले आया था, तो इस प्लैनेट को उसी नाम से बुलाया जाता है जिसके जरिए इस प्लैनेट का सिग्नल मिला था।
मगर जब ये लोग प्लैनेट पे उतरते हैं तो यहाँ पर वो लोग पाते हैं कि इस मिलर के शिप के सिर्फ कुछ हिस्से ही होते हैं यहाँ पर, यानी कि वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। उसके बाद जब ये लोग पानी में उतरते हैं तो एमिलिया आगे तरफ जाने लगती है, जिस पर कूपर उससे पूछता है कि तुम किस तरफ जा रही हो। तो एमिलिया बोलती है कि मैं उस पहाड़ की तरफ जा रही हूँ जहाँ से सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन कूपर जब ध्यान से देखता है तो वो पहाड़ नहीं बल्कि लहरें होती हैं, जो कि ऊंचाइयां छू रही होती हैं और बादल को छू रही होती हैं। और इस प्लैनेट पे इतनी ऊंची लहरें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है और इसी वजह से पानी इतनी ऊंचाई तक पहुँच जाता है। और जब पर एमिलिया को आगाह करता है इसके बारे में तो तब तक लेट हो चुकी होती है क्योंकि एमिलिया वहाँ पर फंस जाती है। मगर किसी तरह वो रोबोट जो उनके साथ होता है वो उसको बचा लेता है और वो उसको उठा के शिप तक ले आता है। लेकिन इस इंसिडेंट में एमिलिया तो बच जाती है, मगर उनके साथ जो तीसरा साथी होता है वो नहीं बच पाता क्योंकि वो बाहर ही छूट जाता है। और इतने में वहाँ पर लहरें काफ़ी पास आ चुकी होती हैं और साथ ही साथ इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के इंजन में भी पानी भर जाता है और ये स्टार्ट भी नहीं हो पाता। और ये तभी स्टार्ट होगा जब इस इंजन में से वो पानी निकल जाएगा। और इन लोगों को इस प्लैनेट से निकलने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं। और जब ये वापस से अपने मेन स्पेसशिप में आते हैं जो कि अंतरिक्ष में होता है, जहाँ पर वो एक सदस्य को छोड़ के गए थे, वो यहाँ पर आके नोटिस करते हैं कि जिस साथी को यहाँ पर छोड़ के गए थे वो ऑलमोस्ट बूढ़ा हो चुका है। जिस पे वो साथी बोलता है कि उसको नहीं लगा था कि तुम सब वापस आ जाओगे। जिस पर कूपर बोलता है कि हमको कितना टाइम हो गया वहाँ गए हुए, कितने साल बीत गए हैं। जिस पर वो बताता है कि तुम लोगों को गए हुए 23 साल 4 महीने और 8 दिन गुजर चुके हैं। और इस पर वो ये भी बताता है कि आप लोगों के घर से मैसेजेस भी आए हैं, आप लोग देख सकते हो। इसमें कूपर जब अपने मैसेजेस चेक करता है तो उसमें उसके बेटे के मैसेजेस होते हैं, जिसमें कि वो ये बता रहा होता है कि अब कूपर के फादर नहीं रहे। साथ ही में ये बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। मगर यहाँ पर कूपर उसी उम्र में होता है जिस उम्र में वो वहाँ से घर से निकला होता है और पृथ्वी पे इतना टाइम बीत चुका होता है कि उसके बेटे की शादी भी हो जाती है और उसके बच्चे भी आते हैं। और इतने साल बीत जाने के बाद भी उसकी बेटी की तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज आया होता है, यानी कि मर्फ की तरफ से, क्योंकि वो अपने फादर से नाराज थी और वो अपना एक मैसेज उसी दिन रिकॉर्ड करती है जिस दिन उसका बर्थडे होता है। क्योंकि कूपर ने उसको बोला था कि शायद वो तब भी वापस लौटेगा जब शायद वो उसकी उम्र की हो जाएगी। और इस टाइम पर मर्फ उस एज की हो चुकी होती है जिस एज के उसके फादर होते हैं, यानी कि कॉपर होता है। और इसी वजह से मर्फ इस मैसेज को रिकॉर्ड करती है क्योंकि वो सेम एज की हो चुकी थी। और यहाँ पर ये भी पता लगता है कि मर्फ अब एक काफ़ी अच्छी साइंटिस्ट बन चुकी है जो कि नासा में काम करती है प्रोफेसर ब्रैंड के साथ। इसके बाद ये 3 बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स यानी कूपर, एमिलिया डिसाइड करते हैं कि बाकी के 2 बचे हुए प्लैनेट में से किस में जाया जाए। कूपर और रोमली बोलते हैं कि हमको मैन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो प्लैनेट उनके स्पेसशिप के पास में है। लेकिन एमिलिया का फैसला अलग होता है, वो बोलते हैं कि हमको एडमिन के प्लैनेट पे जाना चाहिए क्योंकि उस प्लैनेट से जो डेटा है वो ज़्यादा प्रोमिसिंग है और इंसानों के रहने के लिए ज़्यादा मैच करता है। और इसकी वजह कुछ ये भी होती है क्योंकि एमिलिया एडमिन नाम के बंदे से प्यार करती थी जिसने इस प्लैनेट से सिग्नल भेजा था। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी खड़ी आती है कि इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता कि ये दोनों प्लैनेट्स पर जा सके। इसीलिए ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग मैन के प्लैनेट पर जाएंगे। और जब ये लोग मैन के प्लैनेट पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ है। वो बताता है कि जिस जगह पर हम अभी इस वक्त हैं यहाँ पर एमोनिया की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है और ऊंचाई पर वातावरण बिल्कुल नॉर्मल है और वहीं पर इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है। मैन के पास पूरी तरह इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो इसी वजह से इस जगह की पूरी तरह इंफॉर्मेशन नहीं होती है, मगर फिर भी जो रोबोट इसके पास होता है वो गलत इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर भेज रहा होता है। तो इसी वजह से मैन इस रोबोट को बंद कर देता है ताकि वो गलत इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर ना भेज पाए। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पृथ्वी पर प्रोफेसर ब्रैंड के आखिरी पल चल रहे होते हैं और वो जाने से पहले मर्फ को बताते हैं कि ग्रेविटी की इक्वेशन कभी भी पूरी नहीं हो सकती, जिसे पूरा करने के लिए उनको ब्लैक होल की पूरे डेटा की जरूरत थी जो कि ना तो उनके पास थी और ना ही उनको कहीं से मिलने की उम्मीद थी। वो बोलते हैं कि प्लान ए सिर्फ एक दिखावा था, हमको सिर्फ प्लान बी पे ही काम करना था क्योंकि उसी पर हमारी उम्मीद थी ताकि इंसान ऐसे प्लैनेट पे पहुंच सके जहां पर वो जिंदा रह सके और उसका अस्तित्व रह सके। यानी कि प्लान ए अगर पॉसिबल नहीं था तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी को खत्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। और इसी के बाद मर्फ मैसेज भी भेजती है कि अब प्रोफेसर ब्रैंड नहीं रहे अपने फादर को। अपने फादर को वो सारी की सारी बातें बताती है जो कि प्रोफेसर ब्रैंड ने उसको मरने से पहले बताई थी, जिसमें कि वो प्रोफेसर ब्रैंड से भी पूछती है कि इस धोखे के बारे में उसके फादर को पता था, यानी कि कूपर को पता था और उनकी खुद की बेटी को पता था, जिसमें कि एमिलिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और इस मैसेज को वो दोनों ही देख के काफी
दुखी हो जाते हैं। अब कूपर ये डिसाइड करता है कि वो इस ग्रह से सीधा अपने प्लेनेट पर पहुंच जाएगा, यानी कि अर्थ पर पहुंच जाएगा और अपने बच्चों से मिलेगा। तभी कूपर का साथी उन्हें बोलता है कि अगर तुम पृथ्वी की तरफ जाओगे तो तुम ब्लैक होल का चक्कर लगा के जाना और वहां पर एक अपना रोबोट छोड़ देना, जिसके जरिए वो रोबोट सारा डेटा इकट्ठा कर ले ब्लैक होल का और वो पृथ्वी पर भेज दे, जिसके जरिए प्रोफेसर ब्रांड की वो ग्रेविटी वाली इक्वेशन को पूरा किया जा सके और पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। अब कूपर को ये पता लगता है कि जो बंदा इनको इस प्लैनेट पर मिला था, यानी कि मैन, उसने सभी को धोखा दिया है। और साथ ही साथ में उसको ये पता लगता है कि इस प्लैनेट में किसी भी हिस्से में कोई भी इंसान नहीं रह सकता, जहाँ की मैन गलत डेटा भेजता है जानबूझकर और फिर उसको ऑफ कर देता है ताकि उसका रोबोट कहीं सही डेटा ना भेज दे, क्योंकि वहां से अगर वो रोबोट सही सिग्नल भेज देता, सही डेटा भेज देता, तो उसको यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। इसी कारण से मैन गलत डेटा भेजता है ताकि उसकी जान बच सके। और यहीं पर मैन कूपर को मारने की कोशिश करता है, जिसके पीछे इसका रीजन होता है कि वो इन सभी को यहाँ पर मार के चले जाएगा पृथ्वी पर वापस और वहां जाके कुछ भी कहानी बना लेगा और झूठ बता के वहां पर रहना शुरू कर देगा। मगर एमिली किसी तरह कूपर को बचा लेती है, लेकिन मैन एक साथी को मारने में कामयाब रहता है। मैन को किसी तरह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जिसके जरिए वो एंडोरेंस के पास जाता है, जो कि उनका मेन शिप होता है, ताकि वो उसके जरिए पृथ्वी पर वापस जा सके। पर जब वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एंडोरेंस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिसमें कि वो जिंदा नहीं रहता। और साथ ही साथ इस ब्लास्ट से एंडोरेंस स्पेसशिप को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और वहीं दूसरी तरफ कूपर भी अपने फ्लाइंग शिप में एंडोरेंस की तरफ आ रहा होता है, जहां पर उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एंडोरेंस से कनेक्ट करने में, क्योंकि एंडोरेंस स्टेबल नहीं होता। मगर फिर भी कूपर किसी तरह अपने स्पेसशिप को उससे कनेक्ट कर लेता है और फिर एंडोरेंस स्टेबल भी हो जाता है। लेकिन इसी इंसिडेंट के बाद एंडोरेंस ब्लैक होल की तरफ भी खिंच रहा होता है, पर कूपर बोलता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करेगा और एंडोरेंस को किसी तरह आखिरी बचे प्लैनेट पर किसी तरह पहुंचा देगा। कूपर किस तरह एंडोरेंस को स्टेबल कर लेता है, लेकिन अब इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता कि वो तीसरे ग्रह तक पहुंच सके। और इस ग्रह को एक्सप्लोर करने का एक और रीज़न होता है, क्योंकि प्लान ए पहले से ही एक फेलर था, झूठ था, और प्लान बी के अलावा इनके पास और कोई रास्ता होता नहीं है, तो इनको इस प्लैनेट को एक्सप्लोर करना ही होता है। तो अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये स्लिंग शॉट का यूज़ कर उस तीसरे प्लैनेट तक पहुंच सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि स्लिंग शॉट क्या होता है। स्लिंग शॉट एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम किसी स्पेसशिप या स्टारशिप को एक झटका दिया जाता है ग्रेविटी के अपोजिट यूज़ करने के लिए, ताकि जब शिप में ईंधन ना हो तो ये सब चीज़ें यूज़ कर सकें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। क्योंकि अब एंडोरेंस में उतना ईंधन नहीं होता कि वो तीसरे प्लैनेट तक पहुंच जाए, तो उनको स्लिंग शॉट ही यूज़ करना पड़ता है। तो जिसमें कूपर का प्लान होता है कि पहले वो ब्लैक होल की ग्रेविटी में गिरेंगे और जब वो इवेंट होराइजन के क्षितिज पर होंगे तो तभी ये एंडोरेंस के बूस्टर और अपने शिप के बूस्टर को एक साथ ऑन कर देंगे, जिससे एक जोरदार धक्का क्रिएट होगा और उस तीसरे ग्रह तक पहुंचाने में मदद करेगा। जैसे कि शायद आपको नॉलेज होगी कि अगर कोई चीज़ या पिंड ब्लैक होल को पार कर लेता है तो वो दोबारा कभी से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है और एक ऐसा होल होता है जिसमें सिर्फ चीज़ खिंचती चली आती है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि एक कुएं में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो वो एक जगह पे जाकर रुक जाता है, मगर इस ब्लैक होल में जाने का मतलब है कि वो चीज़ हमेशा से नीचे ही गिरती रहेगी या उसके अंदर जाती रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है। और जब ये स्लिंग शॉट के जरिए अपना बैलेंस बना रहे होते हैं या फिर अपने प्लान को सक्सेस कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे ये एकदम से बूस्टर्स ऑन कर देते हैं। और कूपर को ये भी पता था कि उसको यहाँ से कुछ भार भी कम करना पड़ेगा, यानी कि अपनी शिप में से, क्योंकि जिस तरह से ग्रेविटी का फोर्स बढ़ रहा था उनको उसी हिसाब से उस जगह का उस चीज का वेट भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक फोर्स चाहिए था जो कि उनको अपने सही रास्ते पे पहुंचा दे और जिसके लिए उनको अपना वेट हल्का करना था। अब स्लिंग शॉट से वो अपने शिप को उस ग्रह की तरफ धकेल देते हैं जिसमें कि उनको जाना होता है और अपने रोबोट को ब्लैक होल में छोड़ देते हैं ताकि वो वहां से पूरा डेटा, ब्लैक होल का पूरा डेटा भेज सके और जिसके जरिए प्लान ए सक्सेस हो पाए, वो ग्रेविटी की इक्वेशन उनको मिल जाए। अगर रोबोट के ब्लैक होल में जाते ही उससे संपर्क टूट जाता है। इसके बाद कूपर अपने शिप को भी एंडोरेंस से अलग कर देता है ताकि उसका भार कम हो जाए, यानी कि एंडोरेंस का भार कम हो जाए। और अब एंडोरेंस में अकेली एमिली ही बची होती है, जो कि बचे हुए आखिरी प्लैनेट यानी कि तीसरे प्लैनेट की ओर जा रही होती है। और कूपर अपनी बलि इसलिए देता है ताकि प्लान बी को किसी तरह सक्सेस कर सके और मानव के अस्तित्व को
बचाया जा सके। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर कूपर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कूपर की शिप ब्लैक होल की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, जहाँ उसकी शिप उसको इंडिकेशन दे रही होती है कि अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अलग हो जाए, और कूपर उससे बाहर निकल जाता है। और इसी टाइम पे उसकी शिप यानी कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बड़ी तेज से ब्लास्ट होता है। पर जैसे ही कूपर बाहर निकलता है वो ब्लैक होल में न जाकर एक टेसरिक में फंस जाता है, और यहाँ पर उसके संपर्क में उसका रोबोट भी आ जाता है, और वो रोबोट भी इस जगह को देख सकता है। उसका रोबोट बताता है कि 5th डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये टेसरिक बनाया है, जिसमें कि वो जाकर आगे पीछे के किसी भी टाइम को देख सकता है। और कूपर इस टेसरिक के जरिए अपनी बनी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जो उसकी बेटी मर्फ के कमरे में होती है, और जहां उसको मर्फ दिखती है जो कि अभी काफ़ी छोटी है, और जहां कूपर उसको अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता है किताबों को गिराकर। मगर मर्फ इन चीज़ों को देखकर डर जाती थी, और वो समझती थी कि ये कोई घोस्ट है। जहां आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहां पर मर्फ डर जाती है और वो बोलती है कि उसके कमरे में बुक्स नीचे गिर जाती हैं, और जहाँ वो ये भी बताती है अपने पिता को कि उसको लगता था कि ये भूत आप ही हैं, और सच में ऐसा ही होता है। जहाँ पर कि दिखाया जाता है कि कूपर ही वो होता है जो कि किताबें गिराता है, और यहाँ पर वो सिर्फ इस चीज को टेसरिक के जरिए ही कर पाता है, जिसके जरिए वो पास में जा सकता है, मगर यहाँ वो फंसा होता है। वो किसी से भी बात नहीं कर सकता, और इसलिए वो मर्फ से बात करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ग्रेविटी ऐसी चीज है जो कि हर डायमेंशन में मौजूद होती है। और जैसा कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि कुछ लाइंस बन जाती हैं धूल से, जिसको डिकोड करता है कूपर खुद। उन लाइंस को भी कूपर ने ही बनाया होता है इस टेसरिक के पीछे से, और वो कूपर ही होता है जो अपने आप को रोकने के लिए मर्फ को मैसेज देता है, जिसको मर्फ डिकोड करके स्टे बनाती है अपने बुक में। लेकिन सारी चीज़ों के बाद भी कूपर ये नहीं पता पाता कि वो किसी टेसरिक में फंसा हुआ है, क्योंकि इस तरह की चीज़ किसी ने भी कभी देखी नहीं होती। तभी कूपर का रोबोट उसको बताता है कि रोबोट को ब्लैक होल का सारा डेटा मिल गया है, जिसकी मदद से वो लोग प्रोफेसर ग्रैंड की इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं, ग्रेविटी वाली, और पृथ्वी के लोगों को बचा भी सकते हैं। और यहाँ पर कूपर को कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं, और फिर वो अपने रोबोट को बोलता है कि 5th डायमेंशन के लोगों ने कूपर को नहीं चुना ये सब चीजें करने के लिए, बल्कि मर्फ को चुना है। जहाँ पर रोबोट पूछता है किस चीज के लिए, और कूपर बोलता है कि दुनिया को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, और इसलिए कूपर यहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। आप टेसरिक को इस तरह से समझ सकते हैं कि 5th डायमेंशन के लोगों ने इस चीज को इसलिए बनाया है ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सकें, और कूपर के जरिए सारी इंफॉर्मेशन जो कि ब्लैक होल का डेटा था वो मर्फ तक पहुंचा सके। इसलिए इस टेसरिक को क्रिएट करा गया है ताकि यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन कूपर मर्फ को दे दे और पृथ्वी को बचाया जा सके। टेसरिक को मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कि 5th डायमेंशन में रहने वाले लोगों ने बनाया है, जो कि बहुत ही एडवांस लोग हैं, और वो लोग टाइम में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं पर भी। और इसलिए कूपर इस टेसरिक के जरिए समय में पीछे जाकर अपनी बेटी को देख पाता है। अब इस टेसरिक में मर्फ का रूम ही क्यों दिखता है, मर्फ ही क्यों दिखती है कूपर को, क्योंकि 5th डायमेंशन के लोगों ने ये रास्ता उसी के लिए बनाया था ताकि कूपर यहाँ से सारा डेटा मर्फ तक पहुँचा सके, क्योंकि उनको पता था कि मर्फ आगे जाके एक बड़ी साइंटिस्ट बनेगी और वो नासा में काम करेगी, और इसके बाद वो उस डेटा के जरिए सब लोगों को बचा भी सकेगी। अब समस्या ये आती है कि कूपर के पास सारा डेटा तो जाता है, मगर वो अपनी बेटी तक ये सारा डेटा कैसे पहुंचाए, जिसका रास्ता कूपर कुछ इस तरह से निकालता है कि वो सारा डेटा रोबोट से ले लेता है, क्योंकि एक मोर्स कोड के रूप में होता है, और उससे ग्रेविटी की मदद से बुक शेल्फ पे जो घड़ी रखी होती है, जो कि खुद उसने अपनी बेटी को दी होती है, उस घड़ी की सुई में ट्रांसफर कर देता है। मोर्स कोड टेक्स्ट मैसेजेस भेजने का एक ऐसा तरीका है जिसे आप एक क्लिक से, लाइट से या फिर ऑन ऑफ टोन से अपने मैसेजेस या कोड्स को भेज सकते हैं। जो लोग इस लैंग्वेज के बारे में जानते हैं वो लोग इसे डिकोड करके समझ लेते हैं। अब जब मर्फ अपनी पिता की घड़ी लेने आती है, जो कि अब एक साइंटिस्ट है, तो वो ये नोटिस करती है कि उसकी घड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से रिएक्ट कर रही है, यानी कि उस घड़ी की सुई। और क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है, उसे मोर्स कोड के बारे में पता होता है, और वो ये समझ जाती है कि उसके पिता ही ये कोड उसको किसी तरह भेज रहे हैं, और वो इसी डेटा को समझकर, इसी कोड को समझकर उस ग्रेविटी इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है, प्रोफेसर ग्रैंड वाली इक्वेशन को। तभी दिखाया जाता है जिस टेसरिक में कूपर और उसके रोबोट होते हैं वो वहां से गायब होना शुरू हो जाते हैं, और उन दोनों को इस टेसरिक से बाहर की तरफ निकाल लिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है। और इसमें यही दिखाने की कोशिश करी गई है जहाँ पर 5th डायमेंशन के लोग कूपर के जरिए सारा डेटा पृथ्वी तक पहुंचाना चाहते थे या फिर मर्फ तक पहुंचाना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने इस टेसरिक को बनाया होता है। अब जब कूपर यहाँ से बाहर निकल जाता है, वो सीधा एक
जगह पे अपने आप को पाता है जो कि एक स्पेस स्टेशन होता है। अब कूपर ने एक टेसरिक में अपना टाइम बिताया था जो कि ब्लैक होल के लगभग अंदर ही होता है या फिर उसके आप पास बोल सकते हैं, और वहाँ पर बिताया कुछ समय ही पृथ्वी पर कई सालों के बराबर होता है। जब कूपर यहाँ से उठता है तो उसको ये पता लगता है कि इस स्टेशन का नाम कूपर है, मगर इस स्टेशन का नाम कूपर के नाम पे नहीं होता बल्कि मर्फ कूपर के नाम पे होता है, उसकी बेटी के नाम पर। और जब कूपर अपनी बेटी से मिलता है, जहाँ वो पाता है कि उसकी बेटी काफ़ी बुढ़िया हो चुकी है और कूपर की उम्र सिर्फ 3 साल ही बड़ी होती है जब से वो पृथ्वी से निकला होता है। और अगर इस चीज़ को इस तरह से समझें कि कूपर अगर पृथ्वी पे ही होता तो उसकी एज 125 साल की उम्र के आसपास की होती। अब कूपर अपनी बेटी से बोलता है कि वो भूत मैं ही था, जहाँ मर्फ बोलती है कि मैं जानती हूँ, जहाँ मर्फ कूपर को बोलती है कि किसी को भी अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, और वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है, और वो साथ साथ में ये बोलती है कि यहाँ पर मेरे साथ पूरा परिवार है। इस पर कूपर बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मर्फ बोलती है कि एमिली ब्रांड के पास, जो कि आखिरी प्लेनेट पर है। उसकी बेटी उसको बताती है कि उसको हमेशा से ही विश्वास था कि उसके पिता उससे जरूर मिलने आएंगे, और साथ ही साथ में मर्फ कूपर को उस तीसरे प्लेनेट पर भी जाने को बोलती है और कूपर को बताती है कि अब उनका घर वही तीसरा प्लेनेट है जहाँ पर इस वक्त एमिली है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया उस प्लेनेट पर पहुंच जाती है और बहुत ही इजीली लैंड कर लेती है और अपना हेलमेट भी निकाल लेती है, जिससे पता लगता है कि वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट है जिसमें इंसान जिंदा रह सकता है। और इस मूवी के एंड में दिखाया जाता है जहाँ पर कूपर भी उस प्लेनेट की तरफ निकल जाता है जहाँ पर इस वक्त एमिलिया होती है। अगर इस मूवी में ये नहीं दिखाया कि वो उससे मिल पाता है या नहीं, और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। तो इस मूवी को थोड़ा बहुत अधूरा इसलिए छोड़ा गया है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसका अगला भाग भी आ सकता है।